यूपी चुनाव का सबसे आक्रामक इंटरव्यू। ख्वाहिश है सीएम बनने की। बीजेपी का कोई कार्यकर्ता ही सीएम बनेगा। मैं तो सब में फिट हूँ। प्रशासन फेल हो जाएगा तो उसे जनता को अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होना चाहिए। और ये बात आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई है? संविधान में कहाँ लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो? ये कहाँ लिखा गया है? मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें तो वो अच्छी बात है। ये गलत बात है। आप रह कहाँ जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूं और सब जगह भी हूं। पांच टर्म सांसद पर अब मंत्री नहीं बने, 3 कैबिनेट विस्तार हो गए। आप परिवर्तन रैली की जो पोस्टर हैं उसमें आपका तस्वीर नहीं। इलेक्शन कमेटी बनी दिसंबर में, आपको उसमें नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप रह कहां जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूं और सब जगह भी हूं। आप हैं और कहीं भी नहीं है, मतलब आप भगवान हैं। मैं सब जगह हूं। मुझे लगता है जो जिस रूप में मानेगा मैं उस जगह वहां पे हूं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मैं भगवान हूं। मैंने कभी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मैं एक योगी हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। ध्रुवीकरण की बात होती है, आपको सबसे आगे रखा जाता है। देखिए, एक खास किस्म की राजनीति चाहिए होती है, आप सबसे पहले आते हैं। आपने कभी आत्ममंथन किया इस पर, कभी आत्मचिंतन किया इस पर? हाँ, मैं गंभीरता से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आत्ममंथन के बाद ही मैं इस बात को बोलता हूं। इस देश में एक और कश्मीर को बनने से बचना होगा, और बचाने के लिए मुझे लगता है कि अपने स्वार्थों की राजनीति को तिलांजलि देकर के आगे आना होगा। नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा पीठ है, बहुत सम्मानीय पीठ है। इसका आप इतिहास देख लीजिए। दिग्विजय नाथ जी उदयपुर से रहे, राजपूत रहे, 1921 में कांग्रेस में रहे। उसके बाद वो हिंदू महासभा में आ गए। गांधी जी की हत्या हुई 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि गांधी जी को मारना चाहिए, ऐसा आह्वान किया। 9 महीने जेल में रहे। आप जिनको वो आपको गुरुजी मानते हैं, पिता तुल्य हैं आपके, अवैधनाथ जी लगातार जुड़े रहे एक आंदोलन से, अयोध्या वाले आंदोलन से। उनके पिता तुल्य थे दिग्विजय जी। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को 5-10 साल के लिए वोटिंग होनी नहीं देनी चाहिए। स्टेट्समैन में खबर छपी हुई है 1950 में। एक ऐसी लाइन है जो हटकर है और जो कड़ी लाइन है। आप भी उसी तरह की बात करते हैं। फिर आपको तो मुझसे क्यों आपत्ति है? नहीं, इसीलिए आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझ पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलिए मैं उस लाइन का अनुसरण कर रहा हूं। जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। आपकी पार्टी में ही एक विशेष ब्राह्मण वर्ग है जिनको इस तरह की बातें नहीं पसंद आती, जिनको आप ये जो कड़ा रवैया अपनाते हैं वो नहीं पसंद आता। देखिए, मेरी बात किसको पसंद है किसको नहीं है, मुझे लगता है कि जिसको पसंद है वो मुझे बुलाते हैं, जिसको पसंद नहीं है मैं वहां स्वयं नहीं जाता हूं। स्वाभाविक रूप से मुझे बुलाया गया है, हर जगह मैं जाता हूं और लोग मेरी बात को मानते हैं, मेरी बात को स्वीकार कर रहे हैं। बाकी मुझे देखिए, एब्सोल्यूट कोई नहीं हो सकता है, 100% किसी की बात को कोई नहीं स्वीकार कर सकता, लेकिन जो सच है उस सच को बोलने के लिए साहस चाहिए और उस साहस को हम बोलने का प्रयास करते हैं। आपके गुरुजी भी रहे, आपके पिता तुल्य हैं, वो भी हिंदू महासभा में थे, फिर बाद में बीजेपी में आए, दोनों जगह सांसद बने दोनों तरफ से। आप उत्तराखंड से राजपूत परिवार से आए, आपने भी इसी तरह से किया। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है और ये अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संत को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। आपको जाति तो अच्छी है, लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे, भाई आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है कि खास ब्राह्मण वर्ग है। राजनाथ सिंह आपकी बातों को नहीं सही मान रहे हैं। आपने कहा कि कैराना कश्मीर बनता जा रहा है, वो कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। मैंने पूरे क्या कहना चाहेंगे आप राजनाथ सिंह जी को आज? देखिए, राजनाथ सिंह जी हमारे बड़े नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री के रूप में उनको जो कहना उन्होंने कहा है, लेकिन मैं इस बात को बोलता हूं
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति जिस प्रकार से है, पिछले 15 वर्षों में जिस तेजी के साथ खराब हुई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनसांख्यिकी असंतुलन की जो स्थिति पैदा हुई है, अगर समय रहते उसको नियंत्रित नहीं किया गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भविष्य का फिर कश्मीर है। पर जो हुकुम सिंह जो वहां से सांसद है वो भी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर है। राजनाथ सिंह भी कुछ ऐसे, तो ये सब लोग आप ही की पार्टी के लोग हैं। ठीक बात है ना, ठीक बात है। ये सब पहले लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है। कश्मीर में भी पहले लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई थी, बाद में 19 जनवरी 1990 घटित होता है। 19 जनवरी 1990 पे क्यों नहीं चिंतन होता है, क्यों नहीं इस पे चर्चा होती है? 19 जनवरी 1990 के बारे में कोई चर्चा आज तक नहीं हो रही है। कारण है, हिंदू मारे गए, हिंदू भगाए गए, हिंदुओं का सामूहिक कत्लेआम होता है। क्या हिंदू इस देश में कहीं एजेंडे में नहीं है? उसका कोई भी आके कत्लेआम कर ले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कश्मीर की इस दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी को होने से बचाना होगा, और इससे पहले कि ये चीजें आए, हमें केराना और कंधला जैसी घटनाओं को रोकना होगा। योगी जी, अखिलेश यादव गोरखपुर आए और आप कहते हैं कि बिजली हिंदू और मुसलमान देख के बांटी जाती है। उन्होंने आपको कहा कि भाई बिजली का तार छू लीजिए, करंट लगेगा, पता चल जाएगा बिजली आती है कि नहीं आती। देखिए, मैंने एक कहानी पढ़ी थी बचपन में चंगू और मंगू की। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मैं देखता हूं तो उनकी कथा मुझे लगती है वो चंगू की तरह है जो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं बोलती तार, इनका तार, बिजली का तार बिजली नहीं देता है। इनका ट्रांसफार्मर जब बोलता है तब पता लगता है कि बिजली है ही नहीं। इसलिए उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं है, ये मैं आज भी कह रहा हूं। आज जो दिखाई दे रहा है, इलेक्शन कमीशन के नाते दिखाई दे रहा है। और क्या ये सच नहीं कि उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण में इन्होंने भेदभाव किया है? आप चले जाइए बाराबंकी में, देवा शरीफ में 24 घंटे बिजली, महादेवा में 4 घंटे भी बिजली नहीं। आप चले जाइए देवीपाटन मंडल में, दरगाह शरीफ में 24 घंटे बिजली, देवीपाटन मंदिर में 4 घंटे भी बिजली नहीं। क्या इन्होंने मोहल्लों में और पर्व और त्योहारों में इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया है? आखिर समझाएं कौन? जो व्यक्ति अपने बूढ़े पिता को ही टूटी साइकिल से उतार कर फेंक सकता है, उत्तर प्रदेश की जनता उसके सामने, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उसके कोई मायने नहीं। कि 15,400 मेगावाट बिजली मिलती है 4 दिन जब दिवाली के हुए, ईद के 3 दिन में 13,500 मेगावाट मिली। एक दिन ना, एक दिन में 13,000, 3 दिन में, एक दिन में 13,000, 3 दिन में नहीं। देखिए आंकड़े, अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुस्लिम आबादी उत्तर प्रदेश में कितनी है? 20%, तो 18 से 20% है ना। हिंदू आबादी कितनी है? 78 से 80% है ना। 80% पॉपुलेशन को आप 15,000 मेगावाट बिजली देंगे 3-4 दिन में, और 20% लोगों को 13,000 मेगावाट बिजली देंगे 3 दिन में। ये अन्याय नहीं तो क्या है? आपने मोहल्ले वाइज बिजली देते हैं, ये अन्याय है। और ये ही बताता है कि इन्होंने समाज को इसी आधार पर बांटा है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे बिजली बांटी जा सकती है जिस तरह से आप बता रहे हैं? मोहल्ले वाइज इसी प्रकार से बांटी गई है। आप जाइए ना, दीपावली के समय देखिए या फिर ईद के समय देखिए, ये सब वितरण इसी रूप में हुआ है। ये जो कट्टरपंथी वाली आपकी छवि है, हमारी कोई कट्टरपंथी वाली छवि नहीं है। क्या आपने कभी, मैं कह रहा हूं, मैं कट्टरपंथी हिंदू नहीं हूं। एक हिंदू के रूप में, एक सन्यासी के रूप में, एक योगी के रूप में जो सच है उस सच को बोल रहा हूं। बीजेपी की एक कट्टरपंथी छवि रही। 2012 में इनको 15% वोट मिले। इन्होंने अपनी छवि बदली, विकास की बात करते हुए आए अपना काम लेकर नरेंद्र मोदी, और छा गए। क्या आपने कभी आत्ममंथन किया है कि अगर मुझे ज्यादा लोगों की मदद करनी है तो ये एक रास्ता है जो मोदी जी ने दिखाया, इस पर चलना चाहिए? विकास हमने किया है गोरखपुर में। आप गोरखपुर के विकास को देखेंगे तो मुझे लगता है आप ये प्रश्न मुझसे नहीं पूछते। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुत्व को आप विकास का विरोधी मत ठहराइए। हिंदुत्व और विकास एक दूसरे के पर्याय हैं, और हम लोगों ने विकास कराया है गोरखपुर में, और प्रदेश के किसी भी अन्य क्षेत्र से अच्छा विकास हम लोगों ने गोरखपुर में कराया। आप जब बात करते हैं, आप 3 तलाक की भी बात कर लेते हैं। क्या बात है, क्यों नहीं? क्यों महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। चलिए अब आप सुन लीजिए। क्या एक बड़ी आबादी को क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए? जब 2010 में बात हुई कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, बीजेपी एक थी। आप पार्लियामेंट के आगे खड़े होके, और आपकी भाषा तो होती है, आपने कहा कि ये बेमौसम बरसात है।
आप महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, उनको पढ़ाएंगे नहीं, भ्रूण हत्या कर देंगे। अरे प्रतिबंध लगाना है, भ्रूण हत्या पे लगाइए, उसको पढ़ाइए लिखाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, आगे बढ़ाइए। और हमने इसी बात को कहा, जहां पे महिलाओं को आरक्षण मिला है वहां पर एक बार पहले इसकी समीक्षा हो और फिर 33% क्यों, उसको 50% आरक्षण दीजिए। आरक्षण हर समस्या का समाधान नहीं, लेकिन अगर देना तो 33% क्यों, 50% दीजिए और योग्यता को मानक बनाइए। फिर ऐसा नहीं होगा कि नेताओं के परिवार के लोगों को आप दें, जो योग्य है उनको आप लेके आगे आइए। 30% देने में आप इतना घबरा रहे हैं, 50 तो आप क्या देंगे बताइए? मैं कह रहा हूं ना, आपको देना किसी चीज का कोई मानक होगा ना, उस आधार पर आप दीजिए, 50% दीजिए। यही तो होता है योगी जी, आप तिरछे चले जाते हैं। पार्टी एक तरफ ये सीधा रास्ता है, सुन तो लीजिए, गुमराह करने वाला रास्ता नहीं, सुन तो लीजिए, सच्चाई वाला रास्ता है, वही सच्चाई हम बोल रहे हैं। योगी जी इतना प्रचार कर रहे हैं, 150 से अधिक आपने जनसभाएं कर ली है, पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक। ख्वाहिश है सीएम बनने की यूपी का, अगर बीजेपी की तरफ से? क्योंकि आपकी करके चलिए कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता ही सीएम बनेगा, निश्चिंत रहिए। आपको क्या लगता है कि 3 विशेषताएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में क्या होनी चाहिए? देखिए उत्तर प्रदेश, हाँ पहली विशेषता, देखिए उत्तर प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को जानने वाला व्यक्ति होना चाहिए, एक बात। दूसरी, उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के बारे में एक रचनात्मक सोच उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देने और उत्तर प्रदेश को देश के विकसिततम राज्यों में स्थापित करने का जज्बा उसके अंदर होना चाहिए। 3 बातें। इन तीनों में आप कितने में फिट हैं? मैंने कहा ना, मैं तो सब में फिट हूं। आप सब में फिट हैं? मैं सब में फिट हूं। और योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि 3 विशेषताएं होनी चाहिए, मैं कर रहा हूं। फिट हैं। मैंने कहा ना, वो हम गोरखपुर में कर रहे हैं, मैं एक सांसद हूं, गोरखपुर में कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये करेगा, उत्तर प्रदेश देश के विकसित राज्यों में आगे बढ़ेगा। आप नहीं मानते कि आपकी पार्टी में भी बहुत सारे, हुकुम सिंह जी का मैंने नाम लिया, राजनाथ सिंह जी का, इनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं? जो पार्टी में काम किया होगा लड़ना चाहिए उनको, बिल्कुल लड़ना चाहिए। एक कार्यकर्ता सही भी ठहरा देते हैं, गलत भी ठहरा देते हैं। नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में जो व्यक्ति 10 साल 12 साल 15 साल काम किया है, अगर चुनाव की बात आती है और पार्टी उन्हें कहीं फिट पाती है तो उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। किसी को सही नहीं ठहरा रहा हूं। मैंने कहा अगर कोई कार्यकर्ता, भले ही किसी नेता का पुत्र है, पार्टी में काम कर रहा है, लंबे समय से कार्य कर रहा है और उसके अंदर क्षमता है, कोई चुनाव जीतेगा इस नाम पर नहीं जीतेगा कि फलाने का पुत्र है, फलाने का पुत्री है, फलाने का भाई है। उसके अंदर क्षमता पब्लिक देखती है तो उसको चुनाव जिता करके भेजेगी, नहीं देखेगी तो जनता स्वयं फैसला करेगी, नेता को फैसला नहीं करना है। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मुस्लिम होते हैं जो दंगा कराते हैं? मैंने ये नहीं कहा, लेकिन ये सच है, दुनिया में हर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र अति संवेदनशील होता है और असुरक्षित होता है। ये क्यों होता है, इसका जवाब आप लोगों को तलाशना चाहिए। सोशल मीडिया पे एक लड़की की फोटो वायरल हुई है जिसमें वो लड़की एक पोस्टर दिखा के कह रही है कि मेरे पिता को पाकिस्तानियों ने नहीं, वॉर ने मारा। इस पे आपका क्या पक्ष है? ये सोच अपने पिता के बारे में किसी बालिका के द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य, मुझे लगता है कि हम इससे सहमत नहीं हैं। देश की लड़ाई को लड़ने वाला कोई भी जवान या कोई भी अधिकारी वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और मुझे लगता है कि उस आतंकवादी के खिलाफ हमारी लड़ाई, देश की लड़ाई सामूहिक लड़ाई है, किसी व्यक्ति की नहीं। बड़ा अफसोस हुआ कि आपकी पार्टी ने एक भी मुस्लिम महिला को टिकट नहीं दिया। हम लोग टिकट का आधार हिंदू और मुस्लिम को नहीं मानते। हमारा टिकट का आधार विचारधारा के प्रति उस व्यक्ति का जुड़ाव और जीतने की उसकी संभावना, ये दोनों टिकट के आधार बनते हैं। लेकिन ये तय करना, ये बोलना कि फलाने जाति या मत या मजहब के लोगों को टिकट नहीं मिला तो उसका विकास नहीं कराएंगे, ये मिथ्या है। 371 टिकट दे दीजिए, एक भी मुस्लिम को नहीं। एक तो दे देते हैं आप, मुंह दिखाई हो जाती है। टिकट का आधार मैंने बताया कि जो टिकट के आधार हैं वह पार्टी ने पहले से तय किए थे। इस पर जो राजनाथ सिंह जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि देना चाहिए, उस पर आपको क्या कहना है? भाई कोई हमारे पास उस क्राइटेरिया में फिट बैठने वाला कार्यकर्ता था ही नहीं, किसको देते? आप आवेदन करते तो आप पे विचार करते कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था इस मौके पर, चुनाव के मौके पर। देखिए, माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे नेता हैं,
देश के गृह मंत्री हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने जो बात भी कही होगी, किस परिप्रेक्ष्य में कही, मुझे नहीं जानकारी। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि केंद्रीय चुनाव समिति ने जो भी तय किया है बिल्कुल उचित किया है। हमारे लिए जिताओ और टिकाओ ये दोनों फार्मूला महत्वपूर्ण था। हमने उसके अनुसार सारी चीजें तय की हैं। ये बताइए कि जब एक हिंदू लड़की का अपहरण होता है तो आप कहते हैं कि 10 मुसलमान लड़कियों को उठा ले, ये कहां तक बात सही है? इस तरह से बोलना चाहिए देखिए, ये घटना वहां की नहीं, ये सामान्य बात नहीं है। आजमगढ़ में 3 हिंदू बालिकाओं का अपहरण होता है, उनका रेप होता है, उनकी हत्या होती है, एफआईआर लॉन्च नहीं होता है। प्रशासन ने वहां पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। वहां पर प्रशासन उन्हीं तत्वों को प्रोटेक्ट करने लग गया। हम लोगों को वहां मुझे जाकर के वहां आंदोलन करना पड़ा, मुझे रोका गया। हम लोगों ने फिर प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर आप न्याय नहीं दे सकते हैं तो क्या आप इस प्रकार का वो देना चाहते हैं कि अगर एक हिंदू बालिका के साथ ये करें तो हिंदू को भी क्या आप इस प्रकार का वो करेंगे, इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेंगे? कानून का राज है तो कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए और ये प्रशासन का दायित्व है। लेकिन ऐसी बात बोलकर कि आपको लगता है ये न्यायिक बात है बाकी और लड़कियों के लिए? वो न्यायिक है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ये महत्वपूर्ण ये है कि उस समय जनता के हित में जो होगा हम वो करेंगे। आप ये जो बात बोलते हैं कि हिंदू युवा बानी बंदूक बांटेगी, आप ये बोलते हैं मेरा कि ये वक्तव्य नहीं, लेकिन अगर रक्षा के लिए आवश्यक होगा तो बांटना चाहिए। बंदूक बांटना चाहिए। बिल्कुल, शास्त्र और शस्त्र दोनों चलेंगे। हमारी परंपरा है शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। हम दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। एक तो अगर हम विकास की बात करेंगे तो सुरक्षा की बात भी करेंगे, दोनों साथ चलेंगे। तो आप कैसा समाज चाह रहे हैं कि इधर भी बंदूकें हैं, उधर भी बंदूकें हैं, गोलियां चलेंगी, लोग मारे जाएंगे? शासन प्रशासन फेल हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से जनता को अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होना चाहिए और जनता खड़ी हो रही है। ये बात आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई, कहां लिखी ये हुई? संविधान में कहां लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो और प्रशासन नपुंसकों की तरह चुपचाप बैठा रहे? ये कहां लिखा गया है? योगी जी, अगर न्याय पाने का अधिकार किसी एक जाति और मजहब को है तो बहुसंख्यक समाज को भी है। देखिए आप नाराज हो गए। नाराज नहीं हो रहा हूं मैं इस बात को कह रहा हूं कि संविधान किसी जाति किसी मजहब को भी छूट नहीं देती है कि उस सरेआम कत्लेआम करें या एक वर्ग विशेष को पलायन करने के लिए मजबूर कर दे। क्या ये जो आप बात कहते हैं हथियार वाली, संविधान में कहीं लिखी हुई है? ये मेरा वक्तव्य कहीं है ही नहीं, तो आप अपने तरीके से अपने बात को मेरे मुंह में डाल रहे हैं तो मैं उसकी बात कहां से कर सकता हूं। लेकिन ये शास्त्र सम्मत है तो मुझे लगता है कि शास्त्र सम्मत है तो हमें उसका अनुपालन करना चाहिए। ये कहां लिखा हुआ संविधान में? मैं कहता हूं संविधान में ये कहां लिखा गया कि बहुसंख्यक समाज का कत्लेआम करो? ये कहां लिखा गया है? क्या आप कहां लिखा गया है? किसने कहां लिखा है कि कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करा दो, कश्मीरी पंडितों को मार डालो? ये संविधान में कहां लिखा गया है? क्या आप एक सवाल का जवाब सवाल से देंगे? आपके पास सीधा जवाब नहीं है? मैं इसीलिए आपके सवाल ही इस प्रकार के हैं कि उस पर सवाल करना आवश्यक हो जाता है। मतलब मेरे सवाल ऐसे हैं कि आप जवाब नहीं दे पा रहे? जवाब नहीं, जवाब के साथ सवाल करना आवश्यक है। तो आप पर ये तो मानते हैं कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है जो आप कह रहे हैं? संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है। संविधान हर नागरिक को, भारत में किसी नागरिक को जाति मत मजहब या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। प्रदेश में हुआ है और देश के कई राज्यों में अतीत में ये हुआ है। कि आप कहते हैं अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो राम मंदिर बनेगा, एसपी बीएसपी की सरकार आएगी तो करबला कब्रिस्तान बनेगा। क्या आप इतने मुकम्मल कैसे हैं कि एसपी बीएसपी आएगी तो कब्रिस्तान और करबला बनेगा? उन्होंने 14 वर्षों तक यही काम किया है। मैं सुल्तानपुर में गया था, समाजवादी पार्टी के विधायक ने पूरी अपनी विधायक निधि करबला के निर्माण में दे दी है। उन्हें सड़क नहीं, जनता को अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं, करबला का निर्माण महत्वपूर्ण लगा। लेकिन आप गाँव की सड़कों पर जाइए, सड़कें नहीं हैं। गांव में एक सब बिजली की स्थिति, जो अखिलेश यादव कल बोल रहे थे कि हम बिजली दे रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए ना कि गांव में बिजली कैसे एक सप्ताह इस गांव में मिलेगी, अगले सप्ताह दूसरे गांव को मिलेगी। ये स्थिति है। जनता को बुनियादी सुविधाएं देने की बजाय सपा और बसपा ने 15 वर्षों में कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल बना करके केवल ग्राम समाज की जमीन को, गरीबों की जमीनों को कब्जा किया है। और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो विकास भी करेगी। और राज्य में भाजपा की सरकार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य सरकार की भूमिका बड़ी होने जा रही है। याद करिए 1986 को जब अयोध्या में राम जन्मभूमि का ताला खोला था, कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि आपकी क्या राय है। राज्य सरकार सकारात्मक थी, ताला खुला।
हम ये कह सकते हैं कि आज सौहार्दपूर्ण तरीके से अगर अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद का पटाक्षेप हो सकता है तो राज्य सरकार की उसमें बड़ी भूमिका होने जा रही है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बनने के बाद विकास भी होगा, अयोध्या का यह विवाद हमेशा के लिए सुलझेगा और राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त भी होगा। आप एक तरीके से राजनीति में शॉर्टकट हैं। आप एक क्षणिक जो चीज करना चाहते हैं वो करते हैं आप। मैं शॉर्टकट का रास्ता कभी नहीं अपनाता। अब मैं आपसे पूछूं सवाल। उत्तर प्रदेश की हालत इतनी खराब है, आप राजनीति में हैं, आप हथियार देने तक की बात कर देते हैं। आप क्यों नहीं 10 लाख लोगों को लेके जाते लखनऊ में? क्यों नहीं आप प्रदेश भर में आंदोलन करते, जो कि एक राजनीतिक तरीका है? आप आते हैं चुनाव से पहले, चुनाव को हिंदू मुस्लिम गरम करते हैं, थोड़ा उसमें आप अपने डायलॉग लगाते हैं और आप किसी तरह से वोट पाने की कोशिश करते हैं। क्या जो आप करते हैं वो शॉर्टकट नहीं है? आपको लगता है कि मेरे बारे में पूरी जानकारी नहीं है? आपको जानकारी होती तो प्रश्न आप मुझसे नहीं पूछते। मुझसे ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कोई नहीं करता है। समझ में, महीने में कम से कम 15 दिन तो ऐसे होते होंगे जब मैं सड़कों पर जनता के इश्यू को लेकर के आंदोलन करता हूं और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करता हूं, बड़े बड़े आंदोलन करता हूं। इन आंदोलनों को अगर आपने देखा होता, ये प्रश्न आप मुझसे नहीं पूछे होते और इस प्रकार के प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती आपको जानकारी नहीं। यहां पर बात सुनिए, पहले मुसहर जाति के लोग जो भूखों मर रहे थे उनका आंदोलन मैं उठाया हूं। बनटांगिया जो वन्य ग्राम थे, बहराइच से लेकर के आपके लखीमपुर खीरी से लेकर कुशीनगर तक, उनको वन्य कानून में संशोधन करा करके राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाने का पूरा आंदोलन मैंने किया है। इंसेफ्लाइटिस का पूरा आंदोलन, इंसेफ्लाइटिस केवल गोरखपुर की बीमारी नहीं, उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में फैली हुई बीमारी है। अकेले मैंने उस आंदोलन को लिया है और बड़े बड़े आंदोलन गोरखपुर में किए हैं। अगर इन आंदोलनों को कभी आप लोगों ने सही ढंग से देखने का प्रयास किया होता तो संभवतः ये प्रश्न आप कभी नहीं पूछते मुझसे। जो राज्य सरकार जो चरमराती जा रही है, क्यों नहीं आपने उसके विरोध में एक बड़ी रैली की दिल्ली के रामलीला मैदान में? प्रधानमंत्री जी स्वयं आते। मैं कह रहा हूं कि उसको करने में समय लगता है। संसद आप नहीं, आपने मेरे आंदोलन देखे होते तो प्रश्न ही आप मुझसे नहीं पूछते। एक, मैं एक सांसद हूं, संसद में संसद के मंच का इस्तेमाल मैं इन सब कार्यों के लिए करता हूं। एक, दूसरा, नहीं वो मैंने देखा है, आपने रोते हुए जो बात वो मैं समझता हूं। मैंने कहा ना, वो संवेदनशीलता है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार चरमरा गई है, ये सड़ गई है, गल गई है, और इसीलिए तो हम परिवर्तन के लिए जनता से समर्थन मांग रहे हैं कि सड़ी गली सरकार को फेंको और उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लाओ। आपने गोरखपुर को हिंदुत्व की लैबोरेटरी बनाकर रख दिया है। आप अलीनगर का नाम आर्यनगर रख देते हैं, उर्दू बाजार का हिंदी बाजार। ये कहां जाके रुकेगा आपका? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अतीत के गौरव के साथ वर्तमान को जुड़ना चाहिए। अली से गोरखपुर का मतलब कहां से है? आर्यों से है। उस अतीत के गौरवशाली पलों के साथ अगर वर्तमान समाज जुड़ता है तो मुझे लगता है कि उसके सामने ढेर सारी संभावनाएं होंगी। हम किसी संकीर्ण दायरे में चलने के बजाय हाईवे पे चलें, और हाईवे पे चलने की एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। तो आप ताजमहल का भी नाम बदलवा देंगे? सबका नाम बदलेंगे। क्या होगा जी ताजमहल का नाम? वो तो आप तय करेंगे। नहीं, मैं क्यों? आप बदलवाना चाहते हैं, मैं कौन होता हूं जी? आप जो तय करेंगे हम तय कर देंगे। नहीं, पर आपने मतलब आप क्या कह रहे हैं कि ताजमहल बदलवाना चाहते हैं नाम, पर नाम नहीं सोचा योगी आदित्यनाथ? मैंने कहा ना, समय आने दीजिए, हर चीज का इंतजार करिए। सारी चीजों में एक बार बोल दूंगा तो फिर अगली बार का कौन सा मसाला मिलेगा आपके पास? अच्छा, आप इस तरह से करते हैं, मसाला बचा बचा के चलते हैं। मैंने तो सोचा कि आपके पास बहुत मसाला है। इसीलिए कह रहे हैं ना कि सारी चीजें एक बार बोल देंगे तो अगली बार के लिए भी कुछ रखिए अपने लिए। पर अभी 90 सीटें बची हुई हैं। प्रधानमंत्री जी त्रिशंकु वाली बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य कहा है, हमारी इस क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उन पर, कि कोई भी ऐसा कार्य आप न करें कि जिससे कोई त्रिशंकु सी स्थिति पैदा हो, और उन लोगों को चुनाव जिताकर की कतई न भेजें जो सुरक्षा के लिए स्वयं खतरा पैदा करने वाले हैं। तो त्रिशंकु की आपको नहीं लगता, बात करके लगता है कहीं कोई डाउट है आप लोग? ऐसा कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, क्योंकि अभी तो 2 चरण के बाकी हैं जी, 6ठे और 7वें चरण का बाकी है, और काफी महत्वपूर्ण भूमिका 6ठे और 7वें चरण की होगी। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जैसे हमारे पक्ष में 5वें चरण तक लहर बनी है, अच्छी लहर बनी है,
छठे और सातवें चरण में भी भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें पाएंगी कि पूर्ण बहुमत की सरकार पार्टी की बनेगी। जिस तरीके से जो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता था, पिछले 20 साल से 30 साल से दरी बिछा रहा था पार्टी कार्यालय में, उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया। और जो क्षेत्रीय नेतृत्व है आप जैसा, अगर उसको संज्ञान में लिया जाता, उनकी उसमें मर्जी होती लिस्ट तैयार करने में, तो बीजेपी की जो आज स्थिति है चुनाव में, वो क्या बेहतर हो सकती थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति और फिर संसदीय बोर्ड ने जो भी निर्णय किया है, व्यापक सोच समझ करके किया है। मुझे लगता है कि हमें उसका समर्थन करना चाहिए और सभी कार्यकर्ता उसके साथ लगे हैं। राजनाथ सिंह जी ने जो इंटरव्यू में कहा कि अगर ये तालमेल नहीं होता, यानी सपा का और कांग्रेस का, तो बीजेपी 300 के पार जाती। क्या आप इस आंकलन से सहमत हैं? देखिए, ये बेमेल गठबंधन जरूर है, लेकिन बीजेपी के लिए लाभदायक है। और तो क्या आप उनके इस आंकलन से उनका आंकलन तो ये बताता है कि इससे बीजेपी 300 के पार नहीं जाएगी। मैंने माननीय राजनाथ सिंह जी का बयान नहीं पढ़ा है, न मैंने जाना है किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि सपा कांग्रेस का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस गठबंधन के बनने के बाद से ही लहर पैदा हुई है। अगर आपसे कहे केंद्रीय नेतृत्व कि हिंदू युवा वाहिनी को बंद कर दीजिए, हम आपको केंद्र में मंत्री बनाएंगे इस बार, क्या आप ऐसे किसी पद के लिए दावेदार नहीं हूं। मैं एक मिशन के साथ जुड़ा हूं, अपने अभियान के साथ लगा हूं। गोरखपुर की जनता मुझे चुन के भेजती है, गोरखपुर का समग्र विकास करता हूं, हिंदू समाज की रोटी खाता हूं, हिंदू समाज के लिए कार्य करता हूं। यही मेरे जीवन का ध्येय है, बाकी कोई ध्येय नहीं। ये जो बीजेपी ने किया 2012 में कि उन्होंने सोचा कि ये जो कट्टरवादी हिंदूवादी बात है, उससे हम लोग 15% वोट ही पाए और फिर उन्होंने विकास उसमें जोड़ा, बाद में आया विकास। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का कोई बदलाव आपके अंदर दिखाई देगा? विकास हमारा पहले भी एजेंडे में था, विकास हमारे एजेंडे में आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। हिंदू न कट्टर होता है न सॉफ्ट होता है, हिंदू केवल हिंदू होता है और उस हिंदू को हिंदू के रूप में आप पहचाने तो आपकी बड़ी कृपा होगी हिंदू समाज पर।